हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यू की रेलवे विज्ञान बुक का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द्रव्य एवं उनके गुण, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। आज से केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है रेलवे विज्ञान बुक की, और फिजिक्स के संपूर्ण टॉपिक्स पिछले वीडियो में कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसमें है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों की एवं उनकी संरचना, संगठन और उनमें होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन तथा क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई थी। इसका शाब्दिक अर्थ है काला रंग। फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लेवासियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान में द्रव्य एवं उनके गुण, द्रव्यों में परस्पर संयोग के नियम, विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण, मिश्रित पदार्थों से सरल और जटिल पदार्थों को अलग करना आदि का भी अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए रसायन विज्ञान को अनेक शाखाओं में बांटा गया है, जिनमें कुछ मुख्य महत्वपूर्ण शाखाएं निम्नलिखित है। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी अकार्बनिक तत्वों व यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। औषधि रसायन, मेडिसिन केमिस्ट्री, औषधियाँ संगठन और उन्हें बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य एवं द्रव्य की अवस्थाएं, मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, उदाहरण के लिए कागज, पेन, जल, वायु आदि। द्रव्य में जड़ता का गुण होता है, साथ ही ऊर्जा द्वारा स्थान परिवर्तन व विभाजन भी हो सकता है, उदाहरण के लिए कागज, पेन, जल, वायु आदि। द्रव्य सूक्ष्म कणों, अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बनता है। द्रव्य के इन अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं, और इन अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ एक निश्चित गुण और संगठन वाला द्रव्य होता है, जैसे कागज, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, जल, वायु, दुग्ध, ऑक्सीजन, संगमरमर आदि। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं द्रव्य अर्थात पदार्थ से बनी होती है। इनका वर्गीकरण भौतिक और रासायनिक आधार पर किया जा सकता है। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हो जाएंगे तत्व और यौगिक। तत्व में हो जाएंगे धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में हो जाएंगे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण में हो जाएंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। भौतिक वर्गीकरण को पढ़ते हैं, जिसमें है ठोस, सॉलिड। ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है, उदाहरण के लिए पुस्तक, पेन, टेबल, ईंट, पत्थर इत्यादि। इस पदार्थ के अणुओं में परस्पर सुदृढ़ आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ठोस के अणु एक दूसरे से संगठित से जुड़े होते हैं और उनका एक निश्चित आकार होता है। इसलिए ठोस पदार्थों में संपीड्यता, असंपीड्यता एवं उच्च घनत्व होता है, संपीड्यता कम होती है। ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच पाई जाने वाली उच्च क्रम व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। इस कारण क्रिस्टलों का एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। द्रव की बात करें, लिक्विड। द्रव का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी के आकार का ढल जाता है, उदाहरण के लिए जल, दूध, तेल आदि। द्रव के अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा परस्पर कम सुदृढ़ आकर्षण बल होता है। इसी कारण अणु परस्पर कम घनिष्ठता से जुड़े होते हैं और ठोस की अपेक्षा दूर दूर स्थित होते हैं। इसलिए ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और अपना आकार बदलते हैं। द्रव पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होती है, इसलिए ये केवल आकार बदलते हैं किंतु इनका आकार निश्चित रहता है। द्रव में बहने का गुण होता है और इसकी ऊपर की सतह सदैव समतल होती है। इसका घनत्व ठोस से कम किंतु गैस से अधिक होता है। गैस, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उदाहरण वायु, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। गैस के अणुओं के बीच ठोस और द्रव पदार्थ के अणुओं की अपेक्षा परस्पर
आकर्षण बल कम होता है। जिस पदार्थ का आकर्षण बल पृथक कार्य बल से कम होता है वह पदार्थ गैस अवस्था में पाया जाता है। कम आकर्षण बल के कारण गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, इसलिए किसी भी दिशा में स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। इसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी के अनुसार इसका आयतन और आकार हो जाता है। उल्लेखनीय है कि एक ही पदार्थ तापमान परिवर्तन के कारण तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस अवस्था में रह सकता है। जैसे जल, बर्फ ठोस होती है, जल द्रव और वाष्प गैस के रूप में होती है। गैसीय नियम क्या है? गैसों के भौतिक गुणों पर हुए विभिन्न शोधों के फलस्वरूप इनके व्यवहार के संबंध में कुछ नियमों का निर्धारण किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। बोयल का नियम, दाब और आयतन के संबंध होता है इसमें। प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन, एक स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब P और उसके आयतन V के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बोयल का नियम होता है, अर्थात P समानुपाती 1/V, जहाँ पर T और गैस की मात्रा N कांस्टेंट रहती है। P बराबर हो जाएगा K इंटू 1/V। K एक समानुपातिक स्थिरांक है, PV बराबर में K। उपयुक्त समीकरण सिद्ध होता है कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन व दाब गुणनफल स्थिर होता है। इसमें यदि निश्चित ताप T पर दाब P1 परिवर्तित होकर P2 और आयतन V1 से V2 हो जाए तब P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर में स्थिरांक। बोयल का नियम सिद्ध करता है कि गैस अत्यधिक संपीड़ित होती है, क्योंकि जब एक गैस के लिए द्रव्यमान को संपीड़ित किया जाता है तो उसके अणु कम स्थान घेरते हैं, अर्थात उच्च दाब पर गैस अधिक सघन होती है। चार्ल्स का नियम, ताप आयतन के बीच में संबंध है। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, एक निश्चित दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके तापमान के उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती T, यानी V/T बराबर में कांस्टेंट। यदि परम ताप T1 तथा T2 गैस का आयतन क्रम से V1 V2 हो तो V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर स्थिरांक हो जाएगा। चार्ल्स के नियम अनुसार -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। इस न्यूनतम तापमान पर गैस का अस्तित्व नहीं होता है, वह द्रव में बदल जाती है। अवोगाद्रो नियम क्या है? आयतन मात्रा के संबंध में है ये। इस नियम के अनुसार समान दाब पर एक समान आयतन वाली गैसों के समान अणु होते हैं, समान संख्या में अणु होते हैं। V समानुपाती N, N यहाँ पर गैस के मोल की संख्या है। V/N बराबर K, K एक समानुपातिक नियतांक है। एक मोल में अणुओं की संख्या 6.022 × 1023 निर्धारित की गई है। यह अवोगाद्रो स्थिरांक कहलाता है। क्योंकि गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, इसलिए गैस के एक मोल का मानक ताप और दाब पर समान आयतन होता है। यह मानक ताप और दाब से तात्पर्य क्रम से 273.15 केल्विन व 1 बार 10⁵ पास्कल होता है। इस मानक ताप और दाब STP पर गैस का मोलर आयतन 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। गैलुसेक का नियम, दाब ताप के संबंध के बीच में है। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती T, P/T बराबर में नियतांक। गैस का दाब और ताप नियत रहता है इसमें। आदर्श गैस क्या होती है? ये जितने भी समीकरण है, जितने भी ये नियम है, ये PV बराबर में nRT से जो भी कांस्टेंट करके निकाले जा रहे हैं। आदर्श गैस यह एक काल्पनिक गैस है जो बोयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो नियमों का पूर्णतः पालन करती है। आदर्श गैस समीकरण क्या है? यह आ गया आदर्श गैस समीकरण। उक्त बोयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो नियमों को एक समीकरण द्वारा जोड़ा जा सकता है, जिन्हें आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। अतः V समानुपाती NT/P, V बराबर में R NT/P। R एक समानुपातिक स्थिरांक है, इसलिए PV बराबर हो जाएगा nRT। इसे ही गैस नियतांक भी कहते हैं R को ही। R सभी गैसों के लिए एक समान होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसका मान 8.31 जूल पर मोल इंटू में केल्विन होता है। डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या है? डाल्टन के अनुसार रासायनिक रूप से उदासीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, अर्थात वह दाब जब इन गैसों को समान ताप की स्थितियों में समान आयतन वाले पात्र में अलग अलग बंद किया जाता है। प्रत्येक गैस द्वारा उत्पन्न किए गए दाब को आंशिक दाब कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि गैसों के मिश्रण का कुल दाब तथा गैसों के अलग अलग दाब क्रम से P1 P2 P3 हो तो P बराबर हो जाएगा P1 + P2 + P3 नियत ताप और आयतन पर। सामान्य रूप से गैसों को जल के ऊपर एकत्र किया जाता है, इसलिए आर्द्रयुक्त होती है। आर्द्रयुक्त जिसमें वाष्प जल वाष्प भी होती है को वाष्प दाब से घटाकर शुष्क गैस के दाब की गणना की जाती है। जल वाष्प द्वारा लगाए जाने वाले दाब को जलीय तनाव कहते हैं। P शुष्क गैस दाब बराबर हो जाएगा P कुल दाब माइनस में जलीय तनाव।
ग्राम का गैसीय विसरण नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात गैसीय विसरण की दर R समानुपाती 1/m, जहाँ m अणुभार है। यदि पहली और दूसरी गैस की विसरण दर क्रमशः R1 R2 है तथा उनके अणुभार क्रमशः M1 तथा M2 हो, तो एप R1/R2 बराबर हो जाएगा √M2/M1। इस नियम का उपयोग कर समस्थानिकों को अलग अलग किया जा सकता है। द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन विभिन्न कारकों के कारण होता है। इस परिवर्तन के विभिन्न क्रम निम्नलिखित हैं। द्रव, ठोस और गैस। ठोस से द्रव में बनाने के लिए संकलन किया जाता है और द्रव से ठोस के लिए जमना पड़ता है। ठोस से गैस के लिए ऊर्ध्वपातन करती है और गैस से सीधे ठोस के लिए निक्षेपण किया जाता है। द्रव से गैस के लिए वाष्पीकरण करते हैं और गैस से द्रव में जाने के लिए संघनन किया जाता है। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था तापमान एवं दाब पर निर्धारण होती है। एक ठोस पदार्थ जिस तापमान पर द्रव में परिवर्तित होता है उसका में गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट। किसी द्रव की भौतिक अवस्था उसके अणुओं के बीच की दूरी और परस्पर आकर्षण बल पर निर्भर करती है। किसी द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन करके तापमान पर निर्भर करता है। जब द्रव के तापमान में वृद्धि की जाती है तो निश्चित तापमान पहुंचने पर उसके अणुओं में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उनका आकर्षण बल पृथक्कारी बल से कम हो जाता है और वे स्वतंत्र होने लगती हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार जब ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि की जाती है तो एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और वे कंपन करने लगते हैं। इस ऊर्जा का अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे ठोस पदार्थ गैस या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एक निश्चित तापमान और दाब पर द्रव पदार्थ उबलने लगता है और उस द्रव का वो क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था का अत्यधिक दबाव डाला जाता है तो उसके अणुओं के बीच की परस्पर दूरी कम होने लगती है और वे संघनित होकर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जब पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है तो उसमें केवल भौतिक परिवर्तन होता है, इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रवावस्था में रखा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क गैस में बदलना। नोट: सामान्य अवस्था में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कुछ विभिन्न परिस्थितियों में पदार्थ की 2 अवस्थाएं और भी है, जैसे कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह त्रिक बिंदु कहलाता है। अब बात करते हैं ठोस, द्रव, गैस के अलावा 2 जो अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। इसमें प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। यह पृथ्वी पर मिलने वाले पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, अपितु ब्रह्मांड में पाए जाने वाले पदार्थ सामान्य इसी रूप में मिलते हैं। ब्रह्मांड का लगभग 96% भाग प्लाज्मा से ही बना है। प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें वह गैसों के एक प्रकार के रूप में जाना जाता है। गैस के समान प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है और उसका घनत्व ठोस व द्रव से कम होता है, किंतु साधारण गैस के विपरीत प्लाज्मा एक गर्म आयनित गैस है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की संख्या लगभग बराबर होती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में प्लाज्मा एक फिलामेंट पुंज या दोहरे आवरण का निर्माण करता है। प्लाज्मा पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है, लेकिन ये आयनित, धनावेशित और ऋणावेशित होती है। प्लाज्मा मूल रूप से विद्युत आवेशित कणों से बना होता है, इसलिए वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से काफ़ी प्रभावित होता है, जबकि सामान्य गैसें ऐसा नहीं करती है। प्लाज्मा में धनावेश और ऋणावेश की स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता प्लाज्मा को विद्युत चालक बनाती है। बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर भरी हुई नियोन एवं हीलियम गैसों में विद्युत प्रवाहित करने पर यह आयनीकृत होकर चमकीले प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाती है। नंबर 5 है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सर्वप्रथम 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में संभावना व्यक्त की। उनके द्वारा की गई गणना के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सामान्य वायु के घनत्व में के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करके तैयार होता है। बीसी का उपयोग माइक्रोस्कोपिक स्तर पर क्वांटम यांत्रिकी के अध्ययन के लिए किया जाता है। रासायनिक वर्गीकरण। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? समान रासायनिक प्रकृति वाले कणों से निर्मित द्रव्य
द्रव्य यानी पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ को उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे तत्व और यौगिक। तत्व सबसे सरल रासायनिक पदार्थ बनाते हैं जिनमें सभी परमाणु बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए इनसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अधिक सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि तत्वों को सामान्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु में बांटा जा सकता है। धातुओं में निम्नलिखित गुण होते हैं। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती है, चमकीली होती है। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए तार के रूप में ये लंबी खींची जा सकती है। इनमें आघात वर्धनता होती है, इसे पीट कर महीन चादर में डाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। अधातुओं के निम्नलिखित गुण है, ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। इनमें विभिन्न रंग होती हैं। इनमें तन्यमता और आघात वर्धनता का गुण नहीं होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन आदि। उपधातुएं ऐसे तत्व जो धातु या धातु दोनों के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। जहाँ ये धातुओं के समान चमकदार होते हैं, वहीं अधातुओं के समान भंगुर भी होते हैं। ये तत्वों को सबसे छोटा वर्ग है, जिनमें केवल 7 तत्व हैं: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। बात करें यौगिक की। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनने वाला शुद्ध पदार्थ है। उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। और यौगिकों का मुख्य रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में वर्गीकरण किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक, इस प्रकार के यौगिकों में एक प्रमुख तत्व के रूप में कार्बन की उपस्थिति होती है। साथ ही इनमें कार्बन विभिन्न प्रकार के बंधों से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, घी, तेल आदि। उल्लेखनीय है कि कुछ कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, जैसे कार्बोनाइड, कार्बोनेट, साइनाइड आदि। अकार्बनिक, इसमें कार्बन प्रमुख घटक नहीं होता। इस प्रकार दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों का निश्चित अनुपात मिलकर अकार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। साथ ही अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति होती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट आदि। आगे का अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। जो भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में अवश्य करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं।